के पास विजन नहीं है। मान लीजिए कि मैं देवेंद्र का समर्थन करना चाहता हूं, वो देवेंद्र जो करे वो करे, मैं इसके साथ खड़ा हूं। और कुछ लोग तीसरे वर्ग के हैं जो इन दोनों वर्गों में नहीं है, उनको किसी ने पुश किया, यार मैं अकेला जाऊंगा तो खाली पड़ा है, गाड़ी जानी है, तेल तेरा लाकर नहीं, फ्री का खाना मिला साल। कुछ ऐसे साथी भी पहुंच जाते हैं। तो मेरा जो कंसर्न है वो पहली दो कैटेगरी के लोगों से ज्यादा है। उसमें भी पहली कैटेगरी जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस साझा कर लें जो कुछ करते वक्त जरूरी होते हैं। हम जब समाज को बदलने चलते हैं तो पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि समाज को बदलने की जरूरत क्या है। ठीक ठाक तो चल रहा है, क्या गड़बड़ है? अगर आप ये नहीं जानते ठीक से कि समस्या क्या है, तो आप समाधान कभी नहीं निकाल सकते, ना आप समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। आप मात्र भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, और भीड़ के हिस्से बनने से कोई फायदा नहीं होता, किसी का नहीं। हालांकि भीड़ की अपनी महत्व है, लेकिन आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि समाज में गड़बड़ियां क्या है, और दूसरी चीज ये कि आप खास किस गड़बड़ी की दवाई बनाना चाहते हैं। शरीर में लाखों तरह की बीमारी हो सकती है, उसको सबको एक डॉक्टर या एक पैथी, एक पद्धति ठीक नहीं कर सकती। बहुत सारी पद्धतियां, बहुत तरह के एक्सपर्ट और बहुत तरह की अलग अलग तरह की दवाइयों से अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज होता है। समाज में समस्या ही समस्या है, और ये याद रखें कि हम समाज को आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, आइडियल सोसाइटी। तो मुझे नहीं पता ये कितना चलेगा आदर्श। और आपको थोड़ा खेद होगा ये जान के जो मैं अब कह रहा हूं कि समाज कभी आदर्श नहीं बनते हैं। दुनिया में कायनात से और अंत तक, शुरुआत से अंत तक कोई समाज, कोई छोटी इकाई या पूरी दुनिया आइडियल सोसाइटी या आदर्श समाज नहीं बनेगा। आदर्श जो है वो ईश्वर की तरह है, जिसके लिए पाने का प्रयास तो पूरी जिंदगी करना है, लेकिन मिलेगा कभी नहीं। आप कभी आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको आदर्श समाज नहीं मिलेगा। यह समझ लेना इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग प्राण देने की जल्दबाजी करते हैं और इस तरह के संघर्षों में जरूर करते हैं। उन्हें जो है ये लगता है कि मेरे प्राण इस संघर्ष में निकल जाए किसी तरह तो बस हुआ काम। प्राण और जीवन जो है उससे महत्वपूर्ण हमारी स्वतंत्रता भी नहीं है, बेशक किताबों में कुछ लिखा हो। क्योंकि अगर जीवन रहता है तो फिर हम कभी फिर से प्रयास कर सकते हैं, हम गिर गए फिर उठ के चल सकते हैं, हमारे हाथ पैर टूट गए फिर जुड़ जाएंगे। आज कोई आइडिया, कोई तरकीब काम नहीं करी फिर कर जाएगी। आज मोदी के खिलाफ नहीं जीत पाए, कल राहुल के खिलाफ जीत जाए, परसों किसी और के खिलाफ जीत जाए। निरंतर प्रयासरत रहना तो सही है, लेकिन किसी प्रयास में जल्दबाजी में प्राण दे देना वो सही नहीं है। इसलिए पहली बात समझना जरूरी है कि आदर्श तो कभी बनेगा नहीं, ना आपसे, ना हमसे, ना हमारे बड़े महान जो नेता रहे वो बना पाए। कितने महान जिनको पढ़ रहे हैं वो होके चले गए। क्या हुआ? अब स्थिति क्या है? अब इस स्थिति को समझ लेना कि हम किन चीजों के लिए, अब मैं इंट्रोडक्शन में देख रहा था, कोई कुछ लोग जो है किसी विशेष चिकित्सा पद्धति के लिए, किसी एक पैथी के लिए प्रयासरत हैं। चलिए कोई बात वो भी नहीं करेगा, शुभ कर किसी एक पैथी, चाहे वो यूनानी पैथी है, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे वो कोई और पैथी है, उसके लिए प्रयासरत हैं कि हम सभी लोगों को इसका मूल्य समझा दें और सभी लोगों को इस पैथी पे चलने के लिए प्रेषित कर पाए। उनका इतना ही। कुछ अन्य लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं हर हालत में, उनका ध्यान सेहत पे नहीं है। कुछ अन्य लोग हैं जो केवल एक व्यक्ति मात्र के खिलाफ है किसी कारण से, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और कुछ लोग एक पार्टी के खिलाफ। हमें यहाँ पे इस तरह के लोगों की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है और हमें क्या करना चाहिए,
करणीय क्या है, वांछनीय क्या है। वांछित बहुत कुछ हो सकता है, डिजायर्ड और डिजायरेबल में अंतर समझिए। डिजायर्ड ये हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि मैं देवेंद्र जैसा खूबसूरत बन जाऊं, लेकिन इसी चीज को सोचिए कि अगर सब लोग देवेंद्र की शक्ल सूरत के बन गए तो क्या कोई खूबसूरत या बदसूरत बचेगा? ये सापेक्ष टर्मिनोलॉजी। तो ये उपवन की तरह है दुनिया, जिसमें कांटे भी चाहिए, फूल भी चाहिए, नीले पीले काले सब चाहिए, और बुरे व्यक्ति भी हमेशा चाहिए। थोड़ी अजीब सी बातें कर रहा हूं। जब तक समाज में बुरे व्यक्ति नहीं होते, कपटी व्यक्ति नहीं होते, बुरा चाहने वाली सरकारें नहीं होती, तो उनके सापेक्ष कोई व्यक्ति अच्छा भी नहीं हो सकता, अच्छा चाहने वाला और अच्छा करने वाला भी नहीं हो सकता। जब तक असुंदर नहीं होंगे, कोई चीज सुंदर भी नहीं कहलाएगी। ये सापेक्ष टर्मिनोलॉजी है। ये शुरुआत इसलिए कर रहा हूं, आपको ठंडे नहीं कर रहा, मैं आपको लंबी लड़ाई के लिए तैयारी के कुछ चीजें आपके साथ साझा कर रहा हूं। और लंबी लड़ाइयों में ये जरूरी होता है कि आप यहां से पूर्णतः शांत रहे, उद्वेलित रहिए, आपको ये पता हो कि आप कितना कर पाएंगे। ये जिंदगी एक रिले रेस की तरह से है। मैं अगर 50 साल दौड़ूंगा तो मैं पूरी जमीन को नहीं नाप सकता। मेरा काम है कि जितना वक्त मुझे मिला है दौड़ने का, जब तक मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं अपना बेस्ट दे दूं और चिंता ना करूं कि दुनिया बदली के नहीं बदली। इस बात को समझ रहे हैं? आप अपना बेस्ट दें और अपने आप को ये जवाब दे पाए मरते वक्त, मैंने ठीक कर दिया, दुनिया बदली के नहीं बदली, ये मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ना मैं दुनिया बदलने के लिए पैदा हुआ, न ये मेरा अकेले का काम। हाँ, रिले रेस में धावक अपना पार दौड़ने के बाद वो पर्ची, वो कागज, वो बैटल दूसरे को पकड़ाता है। इसको यहां इस तरह समझिए कि आपको अपनी विचारधारा किसी अन्य को पकड़ा के जानी है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आइडिया। विचार को स्थापित, रोपित करके जाना, ताकि वो लड़ाई कोई न कोई लड़ता रहे। अगर आप केवल पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति में, अगली पीढ़ी के एक व्यक्ति में वो विचारधारा स्थापित कर पाए तो आपका काम सराहनीय रहा। क्योंकि यदि एक दीपक हो, मैंने अपने बुझने से पहले एक जला दिया तो रोशनी रहेगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन यदि आप एक भी नहीं जला पाते हैं, यदि एक भी व्यक्ति के जहन में आप अपना विचार स्थापित नहीं कर पाते हैं, रोपित नहीं कर पाते हैं, फिर आपका जीवन और एक अन्य मनुष्यतर प्राणी के जीवन में कोई फर्क नहीं रह जाता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, केवल आपको ये अंदर से तसल्ली होनी चाहिए कि इससे प्राणी और प्रकृति का कुछ फायदा, कुछ लाभ होगा। प्राणी और प्रकृति का कुछ न कुछ लाभ होगा जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं इससे, और मैं बेहतर कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब हम दूसरी चीज पे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैंने जो बात की वो ये थी, फिर एक नटशेल में खत्म करूं कि हमें जो है बहुत ज्यादा उत्साहित या एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना। आप साइंस जानते हो तो एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहां स्टे नहीं कर पाते, उसको वापस लेवल पे आना पड़ता है। हमारी एनर्जी का एक भंडार है, सीमित है, वो खत्म हो जाता है। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, छोड़ के बैठते हैं। इससे बेहतर है कि आप ऑप्टिमम लेवल पे संघर्ष को जारी रखें, निरंतरता बनी रहे, पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे, टूट के ना उठे, प्राण ना खोए, हारे नहीं, हतोत्साही ना। अब दूसरा हिस्सा मेरी बातचीत का रहने वाला है कि हमने पिछले दिनों कुछ उथल पुथल समाज में देखी। इससे पहले की सरकारें भी उसी तरह की सरकारें थी, लेकिन अब अति हो रही है। उस अति को समझना होगा कि वो क्यों हो रही है, उसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है। किसी पार्टी की सरकार को बदल देना, किसी प्रधानमंत्री के चेहरे को बदल देना बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये जो समस्या आज हमारे सामने खड़ी हो रही है, ये वैश्विक समस्याएं हैं, केवल भारत की, केवल हरियाणा की, केवल मेरी, केवल देवेंद्र की आपकी समस्या है। तो वैश्विक समस्याओं को समझ लेना जरूरी है कि समाज की व्यवस्था, न कि रूलिंग पार्टी या कोई चेहरा, समाज की व्यवस्था जो है
वो पटरी से उतर गई है। कुछ लोग जानबूझ के उस व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन लाना चाहते हैं और उनको स्थायी करना चाहते हैं जिससे जनमानस केवल कीड़े मकोड़ों और गधे घोड़ों की तरह लेबर करने वाली क्लास में तब्दील हो जाए। कुछ लोग, कुछ वर्ग ऐसा चाहते हैं कि सारे के सारे प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन उन पे उनका कब्जा हो। वो तरीका कुछ भी अपनाते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक एक्ट लेके आता है जमीन अधिग्रहण का, या कोई गलत दवाई हमारे अंदर डाल रहा है, या कोई हमारी जमीनों पे कुछ कर रहा है, या कोई हमारे बीज को बदल दे रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये उनके अलग अलग तरीके हैं। कोई किसी में एक्सपर्ट है, कोई किसी में एक्सपर्ट है। वो हर चीज एक जगह लक्षित है कि हम सबके अधिकार, इंसान होने के नाते जो अधिकार है, मैं मानवीय अधिकारों की बात कर रहा हूं, संवैधानिक अधिकार उसके बाद, मानवीय अधिकार और जो भी पूरे धरती के संसाधन हैं, जिसमें जमीन सबसे बड़ा संसाधन है। आप सोच के देखें कि तेल निकलेगा तो जमीन से निकलेगा, सोना निकलेगा तो जमीन से निकलेगा, ईंट पत्थर बनेगी, खनिज निकलेंगे तो जमीन से। हवा में कुछ पैदा नहीं होना, केवल हवा है और प्रकाश है। समझ रहे हैं? पानी टिका हुआ है तो जमीन पे टिका हुआ है। अब उनका अंतिम लक्ष्य है कि पूरी तरह से पूरी पृथ्वी की जमीन, जो सबसे प्राइम संसाधन है, द प्राइम रिसोर्स, उस पे उनका कब्जा हो और सब कुछ उसी तरफ कर। वो परिस्थितियां ऐसी पैदा करना चाहते हैं जिससे हम स्वयं अपना स्वामित्व उनको दे दें, हम स्वयं अपने संवैधानिक अधिकार त्याग दें। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे इस देश के अंदर और करीब करीब दुनिया के 206 जो रजिस्टर्ड यूएन के अंदर हैं कंट्रीज, उनमें से करीब 193 कंट्रीज के अंदर यही व्यवस्था है जिसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र लाई हुई व्यवस्था नहीं होती, बचाई हुई व्यवस्था होती है। आप ये देखिए कि यदि दुनिया में कोई सरकार ना हो तो भी लोकतंत्र रहेगा, अपने आप स्वस्थापित होता है लोकतंत्र। कारण है कि जब हम एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं इंसान होने के नाते, या प्राणी मात्र से या प्रकृति से, तो स्वतः कुछ नियम बन जाते हैं। जैसे यहाँ आए तो एक नियम बन गया कि यहाँ से चलना है, किसी ने बनाया थोड़ी। किस तरह बैठेंगे, नहीं मैंने इसको साइड पर रखा। आप एक छोटी सी जगह पे इकट्ठे हुए, आप एक छोटी सी जगह इकट्ठे हुए तो कुछ नियम यूं फटाफट बन गए, और आप सब ने, किसी ने न कहे न लिखे न आपको बताए गए, आप फॉलो कर रहे हैं। केवल आवाज तो वैसे आपकी आवाज हो, हेलो, ये ऐसे ही करेगा, लेकिन आवाज पिछली लाइन में आ रही है क्या सर? चलता रहेगा, बीच में चला देंगे, बंद कर देंगे। तो वो नियम अपने आप बन गए। ये नियम हैं जो मानवीय प्रतिक्रियाओं से स्वतः पैदा होते हैं, वो नियम हैं। हमें केवल उन नियमों को बचाना है। हम लोकतंत्र की बड़ी बात नहीं करते कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। कोई कानून, हमारे पास कानूनविद बैठे हुए हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि कानून भी कहां से आते हैं। पहले कोई चीज स्वतः होती है, अचानक कोई एक्शन होता है, उसकी सुटेबिलिटी और अनसुटेबिलिटी समाज देखता है। अगर वो सुटेबल है तो वो यूसेज बनता है, यूसेज से वो ट्रेडिशन बनता है, ट्रेडिशन से कानून बन जाते हैं, लॉ। ठीक है, तो इस तरह बने हुए कानून एक तरह के हैं। एक कानून वो होते हैं जो कुछ लोग जो हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं, वो सोच समझ कर बनाकर थोप देते हैं। उनसे बचना और उनसे लड़ना है। ये लड़ाई इस दो चीजों के बीच की है। ये स्वास्थ्य बचाने की लड़ाई भी नहीं। अगर हम उन नियमों को बचा पाए तो हम सारी चीजें बचा लेंगे, क्योंकि उसी के अंदर हमारे स्वास्थ्य से अनाधिकार कोई चेष्टा करके उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा, वो नियम भी उसी के अंदर। हमारे संसाधन कोई लेने का प्रयास करेगा, वो नियम भी उसी के अंदर है। वो संविधान की पुस्तिका जो है वो इतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है कि उसके अंदर हम दोबारा जाके देख ले, जब डिस्प्यूट पैदा हो कि ये नियम है कि नहीं है।
हमें इन नियमों को बचाने की लड़ाई भर लड़नी है। हमें कोई पैथी से मतलब नहीं है, मुझे नहीं है विशेषतः, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस पैथी से ठीक होता हूँ, मुझे फर्क पड़ता है मैं ठीक हो गया ना, बस ठीक। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मैं इंसान रूप में पैदा हुआ और आज जो भी क्षमताएं मेरे अंदर हैं वो केवल और केवल समाज ने और समाज के संस्थानों ने मुझे दी है। आप सोचिए कि जब आप छोटे से बच्चे रहे होंगे, लंगड़ी टांग साइकिल सीख रहे होंगे, घर से दूर कहीं गिर के आपके घुटने कोहनी टूटे होंगे, तो यूं ही किसे चलते हुए अंकल आंटी ने आपको झाड़ के उठा के घर की तरफ कर दिया होगा। वो समाज था जो आपकी रक्षा में वहां खड़ा था, उसके नाम नहीं है। इसी तरह से कोई संस्था बनाई गई, उसमें आप पढ़ गए, किसी ने किताब लिखी, उसको पढ़ के ज्ञानी हो गए, आपको बहुत तरह की क्षमताएं, विधाएं, कलाएं आ गई जिससे आप अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। ये सब कुछ केवल तब संभव है कि समाज आपके लिए था। और हम ये भूल जाते हैं एक लेवल पे आने के बाद, जब हम ये कहते हैं कि नाउ आई एम सेटल्ड, वेल सेटल्ड। वेल सेटल्ड के मायने क्या है? घर हो गया, कोठी हो गई, उसमें कार हो गई, सेलफोन, ये जो चीजें हैं ये लाइफ के सेटल होने की निशानियां नहीं है भाई। लाइफ के अंदर एक लेवल जब अचीव कर ले जिसमें दो चीजें हैं, एक लाइफ स्किल है, एक लाइवलीहुड स्किल है, जीवन कौशल और जीवन यापन कौशल, जिससे आप पेट भर पाए, ये दो जब आपको आ जाते हैं तो तीसरा अंतिम एक ही काम बचता है, that you must start paying back to the society। आप समाज से इतने साल तक जो लेके पोषित होते रहे, सीखते रहे, क्षमता संवर्धन करते रहे, अब आप समाज को लौटाना शुरू करें। समाज को लौटाने का मतलब लड़के मर जाना नहीं है। समाज को जो व्यक्ति नृत्य करता है वो भी लौटा रहा है, उसने कभी नृत्य देखा था, वो आपके प्रमाद के लिए नृत्य करने लगा। कोई व्यक्ति किताब लिख रहा है, उसने किताबें पढ़ी थी, अब समाज को कुछ किताबें देना चाहता है, कोई गाने, कोई स्पोर्ट्स, जो भी करता है, केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि क्या उससे मानव मात्र और प्रकृति का किसी न किसी तरह का भला होगा। ये अगर वृद्ध लक्ष्य हम समझ लेते हैं तो हमारी लड़ाई थोड़ी आसान है। हम असल में छोटे लक्ष्य लेके चलते हैं, नैरो विजन करके कि बस वो आदमी मर जाए फिर सब ठीक है। वो आदमी भी सिस्टम का शिकार है और सिस्टम से उत्पन्न हुआ विकार है। उस एक विकार को हटाने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। जैसे साहब कांसीराम ने कहा था बहुत पहले 1984 में जाकर के किताब में कि आप व्यवस्था परिवर्तन करिए। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था केवल राजनीतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है जीने का ढंग और जीने देने का ढंग। हम जीने देने के ढंग को परिवर्तित करना चाहते हैं, वो चाहे कोई हमें जीने दे या हम किसी को जीने दे, उस ढंग को बदलना चाहते हैं जिसमें हर व्यक्ति कम से कम कष्ट और अधिक से अधिक गरिमा के साथ जीवन जीता। दो ही लक्ष्य है पूरे जीवन के, कम से कम कष्ट और अधिक से अधिक गरिमा के साथ। अब आप सोचिए कि आपके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन घर भी नहीं है, आपके पास कष्ट नहीं है और आपकी गरिमा अच्छी है, तो आपको चाहिए कि आप बाकी भौतिक चीजें, वो चीजें किस लिए कर रहे हैं? गाड़ी किस लिए है? कष्ट ना हो चलने का। अगर आपको कष्ट ही कम कर दे और आपकी गरिमा बनाए रखे तो आपको जीवन में कुछ और पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई केवल इस चीज की लड़ाई है कि हम अपने देश के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने गांव प्रांत जिले के अंदर जो लोग, जिन लोगों के सहारे, जिस समाज के सहारे हम इस लेवल तक पहुंचे हैं, उनके जीवन को कुछ इस तरह प्रभावित कर पाए कि वो कम से कम कष्ट और अधिकतम गरिमा के साथ अपना जीवन पूरा कर जाए। उसमें लड़ाई कोई आए, उसको लड़े, कैसे लड़े, वो तमाम चीजें उसकी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं। लक्ष्य जो है, अंतिम जो लक्ष्य है, वो मैंने आपको ये। अब हम दूसरी फेज पे आ रहे हैं। दूसरी फेज ये है कि हमने जो अपने अनुभव से 50 साल में देखा, 50 साल में से अंतिम 25 साल संघर्ष में बीत रहे हैं। कभी विभाग के साथ लड़ाई है, कभी घर के साथ लड़ाई है, कभी बिजली वाले के साथ लड़ाई है। जब हम लड़ाइयां लड़ते हैं तो लड़ाई लड़ने के तरीके हमें आने चाहिए।
हमें सच में लड़ाई लड़ने के तरीके ही नहीं आते हैं और हम इच्छा और क्षमता होते हुए भी लड़ाइयां हार जाते हैं। हमें लड़ाई को नियोजित करना नहीं आता है, उसको प्लान करना नहीं आता है, उसको मैनेज करना नहीं आता है और उसको परिणति तक पहुंचाना नहीं आता। ये अगर हमें नहीं आता, देखिए जब आम जन को इकट्ठा करेंगे, भीड़ को इकट्ठा करेंगे तो उससे ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो केवल भीड़ बनने वाले लोग नहीं, वो किसी न किसी क्षेत्र के अंदर कुछ कर दिखाने वाले लोग हैं, वो वॉरियर्स हैं और उनमें से हर एक आदमी किसी छोटे बड़े समूह या किसी संघर्ष को अगुवाई दे सकता है, उसके आगे खड़ा होकर उसको मैनेज कर सकता है। शायद इस लक्ष्य के साथ यह शिविर रखा गया है, अगर मैं ठीक कहता हूं। अगर ऐसा है तो फिर हम एक उदाहरण लेते हैं कि क्या हम असल में लड़ाई लड़ना जानते हैं। मान लीजिए हम देवेंद्र अरेस्ट हुए थे उसी मामले को लेकर। उस मामले में लोग जो है सुनते गए और चलते गए। जब मैं वहां पे पहुंचा तो मेरे से पहले 4 लोग वहां पे युवा लड़के पहुंचे हुए, 4 लड़के। वो थाने के, मैं करीब 9 बजे पहुंचा था वहां पे, अंधेरा था। थाने की दीवार के साथ जिस तरह से पेशाब करने वाले खड़े होते हैं, मुंह दीवार के साथ चिपका के वो लोग उस तरह से खड़े। मैंने देखा क्या कोई भी नहीं आया, क्योंकि मुझे 1 घंटा लगा उस दिन। मेरी गाड़ी किसी के पास जो मंगाई और फिर पहुंचा, वहां पे पहुंचने में भी 1 घंटा लगा। तो मैंने यूं ही देखा थाने के अंदर जाके कि अंदर कोई आदमी नहीं है। तो फिर ये जो मैसेज आ रहे हैं, मैं चल पड़ा, मैं पहुंच गया, लोग कहाँ हैं? तो वो 4 लोग, जब मैं 5 मिनट देखता रहा कि ये तो नेचुरल कॉल का आंसर तो नहीं करे, छुपे हुए। तो मैंने उन युवाओं को जाके थपथपाई, वो सक पकाए, भाई तुम यहाँ देवेंद्र के सपोर्ट में आए हो क्या? हाँ जी हाँ जी। अरे तो यहाँ दीवार के साथ क्या कर रहे हो? बोले हमने नहीं होना, मेरा हमने करना के। भाई ठीक कह रहे थे, थाने के अंदर घुस के देवेंद्र को उठा लाना तो उनकी क्षमता नहीं थी, तो वो क्या करते बेचारे, पहुंच तो गए। मैं पहुंचा था, मैं अपना बता रहा हूं कि मैं कैसे पहुंचा था, आप हंसेंगे। सर्दी थी, सबको पता है। मैंने 2 सबसे मोटी जींस पहनी, 2 सबसे मोटी जींस। मेरे जूते दूसरे थे, मैंने निकाल के स्पोर्ट्स शूज पहने, डबल सॉक्स पहनी। मैंने गर्म पट्टी यहाँ पे लपेटी अंदर, सर्दी से बचने के लिए नहीं। मुझे पता था पुलिस वालों से लड़ने भिड़ने जाना है और जाते ही घुसना है, लट पड़ेंगे तो थोड़ा असर कम हो जाएगा। ये भी एक, मैं इसलिए कह रहा था आप हंसेंगे, लेकिन ये बिंदु है आपके नियोजन का कि जब आप एक्शन के लिए चलते हैं तो क्या आप माइंडफुली जा रहे हैं या यूं ही चल पड़े हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए गाड़ी में, मैंने ठेस लिया, एक कंबल लिया, एक तकिया लिया, एक तिरपाल लिया गाड़ी में, ये तमाम चीजें, और मेरा पब्लिक एड्रेस सिस्टम मैंने गाड़ी में डाला। और तब मैंने ये चीजें क्यों डाली होंगी, क्योंकि ये अनुभव रहा है कि वहां पहुंचने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं। लोगों से बात करें तो कैसे करें, कहीं पे किसी को बिठाना है तो कैसे बैठे, लट खाने हैं तो कैसे, कम से कम दर्द खाने तो पड़ेंगे, अब उसका चारा नहीं है। जब आप जा रहे तो सोच के जाए, कोई भाई ये सोच के जाए कि लट नहीं खाने पड़ेंगे, वो तो देवेंद्र को लगेंगे अंदर, तो ये नहीं होता है। तो आप अति भी सोच ले कि क्या हो सकती है। तो मैं इन चीजों को 3 हिस्सों में डिस्कस करना चाहता हूं कि हम जब एक्शन होता है उससे पहले जब हम संघर्ष के साथी बनते हैं, जैसे अब कोई एक्शन नहीं है, फिलहाल शांति है और हम कुछ कर रहे हैं, यही हमें करना होता है कि उस वक्त हम इन चीजों को तरतीब से किसी से समझ ले, आपस में ज्ञान साझा कर ले कि इन चीजों में होता क्या क्या है। कुछ जो बुनियादी बातें शुरू में बताई, यदि आपको वो पूरी तरह अंदर बैठ जाए तो आप हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करेंगे, कभी आप कूल माइंड से सोचेंगे, क्योंकि ये मान के चलिए कि आप अकेले वहां जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी लड़ाई ये है कि ये काम मैं करके दिखा दूं और मेरा नाम चमक जाए तो आप बेईमान हैं, सच में आपकी जरूरत नहीं है।
सामाजिक संघर्ष सामाजिक सहयोग से चलने चाहिए, और वो सहयोग लेना आना लड़ाई की आधी जीत है। तो सामाजिक सहयोग कब होगा, ये आपको देखना है कि जब आप डायरेक्ट एक्शन के अंदर नहीं हैं, जब आप धरने पे नहीं हैं, जब किसी अरेस्ट आदमी को छुड़वा नहीं रहे हैं, उस वक्त आपको वो सहयोग बनाना होता है जिस तरह अब बन रहा है। लोगों के साथ जुड़ना होता है, उनके साथ कांटेक्ट बढ़ाने होते हैं, उनकी क्षमताएं जाननी होती है। अब मैं वहां से जब चला देवेंद्र अरेस्ट मामले में, दूसरी चीज मैंने क्या की, एक चीज तो मैंने अपनी फिजिकल तैयारी की, दूसरी चीज मैंने 5 वकीलों को रास्ते में फोन किया। क्यों? क्योंकि पुलिस से टकराना है, आज से तो टकरा के छीन नहीं लाएंगे, कुछ कानूनी दाव पेच की जरूरत पड़ेगी। कुछ पुलिस महकमे के रिटायर्ड अफसरों से बात की, उनको पता होता है कि पुलिस इस तरह से हमारे से मान जाएगी। इस तरह से दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो ऐसे कड़े वक्त में काम आ सकते हैं, उनका एक पूल आपके जहन में हमेशा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप कभी संघर्ष का नेतृत्व नहीं कर सकते। आपको ये सोचना नहीं है कि लोग पहुंच जाएंगे अपने आप ना, ये नेता का अगुवा का काम होता है कि वो खुद तैयारी करे कि क्या क्या चीजें चाहिए। अगर वहां कुछ चीजें स्वतः हो जाएंगी तो एड ऑन है। आपको ये मुगालता नहीं रखना कि मैं फिजिकली पहुंच जाऊं, मैं एक बार देवेंद्र ने जेल में शक्ल दिखा दूं, भाई आ गया हूं मैं, तेरी गैल हूं, और फिर तो पीड़ कर लेगी अपना काम। ऐसा नहीं होता है। किसी को वो सारे अरेंजमेंट करने होते हैं, किसी को वो सभी लोग बुलाने होते हैं, किसी को मीडिया को बुलाना होता है, किसी को विपक्ष के वो नेता जो खुल के समर्थन कर सकते हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है, उनको इनवाइट करना होता है, किसी को ये चीजें अपने जहन में रखनी होती हैं, अन्यथा वो आदमी नेता नहीं है, भीड़ का एक हिस्सा होता है। यानी ये सभी तमाम जो चीजें वहां जरूरत पड़ती है, ये मैं इसलिए इम्पोर्टेंट मानता हूं कि आगे आने वाले वक्त में जो ये मोर्चा अभी बन रहा है या बन चुका है, इसको इस तरह की चीजों से रोज 2-4 होना पड़ेगा। जैसे गोयल साहब बैठे हैं, लोग कहते हैं, सुशील जी बैठे हैं, देवेंद्र बैठे हैं, इनकी वीडियो हम देखते रहते हैं कि रोज कहीं न कहीं भिड़े हुए। ये कैसे भिड़ के बच जाते हैं, ये कैसे बच जाते हैं? मैं नहीं बच पाता। मेरा तो कार का भी चालान काटना है और पुलिस आओ है तो मैं उस टाइम 100 रुपए दे आऊं, ले भाई, मैं क्यों नहीं बचता? ये क्यों बचते हैं? क्योंकि इनके पास अनुभव है इन स्थितियों से बचकर निकल जाने का, इनको मैनेज करने का। इनके पास लोग हैं, लोगों के कांटेक्ट हैं, किस जगह कौन आदमी काम आ सकता है, उनको बुलाते हैं। और उन लोगों के अंदर इन्होंने अपनी इतनी वजन बना लिया है कि वो इनको समय पर मदद सहयोग करने आएंगे ही आएंगे। हमें नहीं आते। मेरी नौकरी को सरकार खा गई, मेरे लिए कोई आए मेरे साथ क्यों नहीं जुड़े होंगे? क्योंकि मैं लोगों का सहयोग करता नहीं हूं, तो लोग मेरा सहयोग क्यों करेंगे? मैं चाहता तो ये हूं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लूं अच्छे प्राइवेट स्कूल में, मैं हर साल गाड़ी बदल लूं, अपने मकान में 4 ईंट लगा लूं और उसके बाद कुछ ना करूं। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत टूटे तो सब लोग आए मेरे पीछे। क्यों आए लोग? क्या पड़ी उन लोगों को? क्या किया मैंने उन लोगों को? आप अगर किसी के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं, आपकी गली में अगर पुलिस के डंडे कोई खा रहा है और एक डंडा आप बीच में जाके नहीं खाते, आप छुड़वा नहीं सकते, कोई बात नहीं, आपने एक डंडा कम कर दिया, उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया, वो आदमी आपके लिए जान देने के लिए कभी भी खड़ा हो गया। मैंने ऐसे लोग देखे। किसी के बच्चे को, चोटिल बच्चे को आप गोद में लेके अपने कपड़े खराब करके किसी घर पहुंचा के आएंगे तो वो आदमी आपके लिए पूरी जिंदगी कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। आपने कुछ खास नहीं किया उसके लिए। समाज को सहयोग देना शुरू कीजिए। कोई मांगे तब नहीं, तब तो जरूर दीजिए। बिना मांगे निकलना शुरू कीजिए। गांव गली कूचे, समाज, राज्य, प्रदेश, कहीं भी कोई आदमी है, उन लोगों को खुद जाकर मदद का ऑफर करना शुरू कीजिए कि ये कष्ट आपका मैं कम करवा दूं, मेरी एक्सपर्टीज है। आप जब एक्शन में नहीं हैं तो आप लोगों की नेटवर्किंग करिए।
अगर ये नेटवर्किंग कर लेंगे और इतने लोग कर लेंगे, बहुत ज्यादा लोग, इतनों की जरूरत नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि 5 ऐसे आदमी जिनके अंदर घर का दिमाग है और साफ जबान है और देश के लिए करने का जज्बा है, वो 5 आदमी आज सरकार बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। केवल 5 आदमी, लेकिन मौलिक सोच नहीं है, डर है अंदर, इस डर को निकाल लीजिए। अब जो शांति के समय में जो तीसरा बिंदु है वो डर का है। हमारे अंदर डर है भाई। एक आदमी ने मुझे कहा कि जब वो पुलिस वाले 15 थे, आप उसमें घुस गए, आपको डर नहीं लगा भाई साहब? मैं कहा क्यों, मैं लोहे का हूं। लगता है भाई, दर्द भी होता है, लेकिन यहां पहले से अंदर बिठाया था कि ये दर्द झेलना है। आपको भूख नहीं लगती, लगती है, ये सोच के आए थे कि भूखा मरना पड़ सकता है, तो वो जब सोच लिया दिमाग में, तो आपको अंदर से संबल मिलता है उस कष्ट को झेलने का, उस भूख को झेलने का, उस बीमारी को झेलने का। शांति के समय अपने आप को समझाते रहे लगातार कि आप संघर्ष के लिए योद्धा बनने जा रहे हैं, और वो भी केवल भीड़ का हिस्सा नहीं, नेतृत्व करने वाले बनेंगे। आपको कुछ चीजें दिल में बिठा लेनी है कि मेरी जिंदगी के मायने केवल इसीलिए हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। आपने एक चीज पे ध्यान दिया होगा, बहुत सारे लोग ये चीज बताते हैं कि कोई भी आदमी पैदा होने से महान नहीं बना। एक भी विभूति नाम ले लीजिए कि क्योंकि वो पैदा हो गया इसलिए महान है, वो किस कॉज के लिए मरा उससे महान बनता है। अगर सुभाष चंद्र, अगर आपके जो भगत सिंह हैं या और तमाम लोग हैं, वो किसी कॉज के लिए मरे नहीं होते, तो आज वो स्वर्ण अक्षरों में दर्ज नहीं होते हमारे शरीर। तो ये मानिए कि इस उत्सव को आप कितना अच्छा बना पाए, देने तो प्राण ही हैं, और उसके बिना ना आपका नाम होगा अगर ये भी लालच है। हालांकि इस लालच को भी त्यागना है कि नाम की जरूरत है, नाम अपने आप हो जाता है। आपने क्रिकेट के मैच में 2 चीजें देखी होंगी, जब कैमरा भीड़ की तरफ घूमता है, ऑडिटोरियम दर्शक दीर्घा की तरफ घूमता है, तो लोग खड़े होकर हाथ हिलाते हैं और फिर घर आके बताते, देख वो ये भूख कैमरे के सामने आने की। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका आज जन्मदिन होगा, तो सुबह से मीडिया की गाड़ियां और भीड़ उनके बंगले के पास 4 बजे से लाइन लगा के खड़े हो जाएगी, वो 2 मिनट आके हाथ हिला के अंदर चले जाएंगे। उन्होंने कुछ किया है, कुछ कर लीजिए। मक्खी को पकड़ने में दौड़िए, गुड़ बन जाइए। आपके अंदर गुण होंगे तो मक्खी भी आ जाएंगी, कैमरे भी आ जाएंगे, नाम शोहरत पैसा सब आ जाएगा। लेकिन हम उल्टी दिशा से चल रहे कि एक बार नाम शोहरत पैसा कमा लें, फिर हम महानता का कोई काम कर देंगे। ये नहीं है, उल्टा है। तो आप शांति के समय अपने आप को मरने के लिए तैयार हैं। मरना है नहीं, मरना है नहीं, बचा कर रखना है, लेकिन तैयारी होनी चाहिए। डंडे खाने हैं नहीं जरूरी। एक बार देवीलाल की रैली में 2 बूढ़े चले गए, और उससे पहले क्या हुआ था, कहीं और रैली के अंदर गोली से 2 बूढ़े मर गए थे उसी गांव के। उनको 5-5 लाख रुपए मिल गए, पेट्रोल पंप मिल गए। तो उन्होंने सलाह करी, यार इस बार रैली में आप मांगे। रैली में कुछ आवड़ तबड़ हुआ ही नहीं। तो जब रैली खत्म हो ली ना, जब एक पुलिस के चिपट गए बंदूक ले रहा, तो बोला मेरे भाई बच्चे मेरे गोली मार दे यार तू। वो बेचारा बंदूक छोड़ के भाग गया। हमें इस तरह नहीं करना है। तो मतलब तेरा के जाएगा यार, मरवान का पेट्रोल पंप हो जाएगा, तू मार दिया, एक गोली लागे सरकारी में, मार प्लीज मार दिया। हमें ऐसे प्राण नहीं देते। हमें किसी कॉज के लिए जरूरी पड़ जाए तो लगा सकते हैं हम प्राणों की बात, लेकिन प्राण इतने आसानी से नहीं देने हैं। हम इतने सस्ते नहीं कि कुछ निकम्मों के लिए हम अपने जीवन को ही दांव पे लगा दें। इतना सस्ता हमारा जीवन नहीं है। जो लोग समाज के लिए सोचते हैं, उनको केवल ये जज्बा पैदा करना होता है कि अगर प्राण भी देने पड़े तो दे दो। तीसरी चीज, हमारे लाभ चले जाते हैं। लाभ जैसे नौकरी, 1,22,000 रुपए तनख्वाह है महीने की। अब मैं 21 महीने से खाली बैठा हूं, 21 महीने से केवल एक चीज के लिए खाली बैठा हूं
रिकॉर्डिंग में कह रहा हूं, 28 तारीख को मुझे निलंबित किया था, 29 को सुबह मुझे ये ऑफर आया था कि एक पर्ची पे लिख, देख मेरे से गलती होगी, माफी मांगता हूं, तेरे को वापस नौकरी में आज के आज ले ले, सिर्फ रात बीती थी। आप जो लोग फेसबुक पे हैं उनको पता होगा कि निलंबन के 22 मिनट के बाद पोस्ट डाली थी, तंबू मत पार्टनर दियो भाई, फ्री हो गया हूं सरकार की तरफ से ही। आपको ये लॉस लगते हैं, लेकिन ये लॉस है क्या लगता है आपको? जब आप लोगों के सरोकार के लिए लड़ेंगे तो लोग आपको भूखा मरने देंगे? नहीं मरने देंगे। आप लोग जिन किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे वो किसान अन्नदाता है। मैं हमेशा कहा करता था कि मुझे चिंता क्या है नौकरी की, मैं एक एक घर में मांगूंगा तो मेरी पूरी जिंदगी और मेरी 3 पुश्तें खाना खा लेंगी। मुझे एक टाइम की रोटी तो एक गरीब दे देगा ना। आप समाज के लिए कुछ कीजिए ना, समाज तो आपको पक्कों पे बिठा के रखने के लिए तैयार है, आपके सारे खर्चे सब समाज उठा लेगा। इस चीज का भय निकालिए। पहला क्या था? प्राण जाने का भय, दूसरा आपको हानि होने का। होने दीजिए। अभी मुझे भाई साहब अंदर कमरे में ले जाके समझा रहे, मैं 3-4 महीने से कमरे में बंद हूं। इन्होंने मुझे कई बार आदेश किया, अजय मिलना है, नहीं मिल पाया। तो अब इन्होंने पूछा कि चक्कर के है, क्यों बैठ गया? घर का खर्च नहीं चलता तो मेरी जिम्मेदारी लगा तो मैं चलाऊंगा, नौकरी का हमारा डर गया। हालांकि कुछ कारण है, तो मैंने इनको बताया कि ये कारण है, मैं बिल्कुल 3-4 महीने से चुप बैठा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा, वो अलग कारण है। मैं ये कह रहा हूं कि एक जो डर होता है, मेरे घर पे जब पुलिस आनी शुरू हुई, सीआईडी तो हम लोगों के पीछे, सबके पीछे लगाई रखी, पुलिस आनी शुरू हुई तो माँ रोज कहती, माँ घर में रहती है अकेली बूढ़ी, भाई आज 4 पुलिस आए थे, आज 5 आए थे, आज एक मैं कहा माँ उन नहीं कह कहिए सारा फूफा फेसबुक पे लिख के चल रहेगा, आज उड़े रैली में भाषण देगा, तुम उड़े जाकर क्यों ना पकड़ते, मुंडे क्यों डरा के जाओ? मेरी माँ ने यह कह दी, बोला भाई वो ले रहा हो थप्पड़ तुम जिसको चलाया, बोला हाँ, बोला उस पर लेकर आ जाए, बोला रहा, बोला उसकी तो रोज की मूवमेंट उसको हो है, तुम आ रहे की गुटकी का लगा हो। फिर घरवाली के स्कूल में परेशान करने लगे, घरवाली को भी कुछ चीजें बताई, कदे मीडिया भेज दे, कदे कुछ भेज दे, वो हेड है उसमें कमी निकाले, उसका डर लेकर गया। फिर यो आया ये ठोकनाड़ा, एक रोहतक जिले में अकेली मेरी वाइफ है जिसने की सरकारी नौकरी, बाकी लवा रेख नहीं, लेकिन सबके पास मैसेज है। आप रिकॉर्ड जाके चेक करिए। उसने जब मुझे कहा कि मेरा नकली बनवा दो, तो मैंने ये कहा था शुरू में, लिख के देखा कि मैं लगवाऊं नहीं, चाहे मेरी नौकरी बेशक जाए तो जाए, मैंने लगवाना नहीं। अब तक तो बिना लग नौकरी गई, हमें इतना पता था कि हम लड़ लेंगे। मैं अकेला आदमी हूं, मेरे डायरेक्टरेट में सबको ठोक रखे हैं, बहुत बार प्रयास किए, पुलिस ने उठा के ठोकने की कोशिश करी, यो रहा। इसका वो वीडियो देखा था, वो तमाशा कोर्ट में तमाशा, भाई साहब कौन ही गोडे फुटवा लिए पुलिस वाले, जो पर मैंने पहली बार पिक्चर से अलग ऐसा देखा था कि इतनी भारी संख्या में पुलिस, हर एक आदमी इतना तिल मिला रहे, उनका काबू नहीं आ रहा। ना लोगों, ये हिम्मत आपके अंदर चाहिए कि आप डरे नहीं। 1000 आदमी खड़े तो खड़े रहे, जब आपने ये ठान लिया कि प्राण जाएंगे तो जाएंगे, जिस पास के लिए लड़ना है तो लड़ना है, तो फिर आपके अंदर ताकत भी कई गुना आ जाती है। आप उनके साथ सीधे कॉम्बैट में भी जीत सकते हैं, इतनी अंदर से ताकत आती है। ये ताकत बाजुओं में, पेशियों में नहीं होती, ये ताकत कलेजे में होती है, यहां से आती है ताकत आपके अंदर लगने, भिड़ जाने की ताकत। तीसरी चीज है कि क्या आपको ज्ञान है सही, आप जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे। मैं बहुत दुख के साथ ये कहता हूं कि जब हम आंदोलन में घुसे 28 जनवरी को सस्पेंशन के बाद, हालांकि उससे 1 महीना पहले जिता रहे थे, लेकिन खुल के जब आए, जब सरकार ने खरीद दिया तो आ जाओ खुल के। जब खुल के आए तो हमने अपना काम ढूंढा कि मैं इस महायज्ञ में क्या कर सकता हूं। मैंने लॉ कर रखी है और मैंने जो है ट्रेनिंग दे रखी है लोगों को, तो ये 2 की फीचर मेरी टीआरपी। तो फिर मैंने क्या किया कि क्यों ना इन कानूनों को पढ़ लूं, एक बार अच्छे से सीख लूं, समझ लूं, फिर लोगों को एजुकेट करना शुरू करूं। भीड़ तो बहुत बैठी है वहां,
मैं और देवेंद्र लगभग पूरे इंडिया के अंदर घूमे हैं, पूरे इंडिया के अंदर। हमने एमपी के अंदर जाकर ताबड़तोड़ 4 दिन में 9 रैलियां की, 1 लाख से ज्यादा आदमी जुटाए, पहला धरना वहां पे खड़ा करवाया। हम कश्मीर में गए, हम हर जगह गए, हम अपना काम ढूंढ के उस पर चले। मुझे दुख इस चीज का था कि मैं बड़े बड़े नेताओं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उनके पास जब गया तो उनसे पता लगा कि एक्ट उन्होंने भी लिखा, सब सुनी सुनाई पेल रहे थे। प्रोविजन को एक एक को पढ़ने की और उसको अंदर से उसकी स्पिरिट को समझने की जरूरत थी। बहुत सारे लोग जो स्पिरिट नहीं पकड़ पाते वो कह रहे थे, पढ़ने के बाद कह रहे थे इसमें कितना लिखा है जमीन जागी भाई, और जबकि उसमें लिखा, वो लिखा डायरेक्ट नहीं है, बहुत शातिर लोग होते हैं इनडायरेक्ट। इस तरह के एक्ट एक तो आंदोलन हो गया, इसलिए हमें पता है, बाकी कितने आगे वो वकील साहब आपको जब से आपसे मुखातिब होंगे तो बताएंगे, रोज बना बना के निकाल रहे हैं। जिस दिन भी देश में कहीं कोई बलात्कार, कोई फिल्म मतलब चलाई जाती है, उस दिन एक कागज सरकार दिया होता है देश के नाम, रुक्का जिसको कहते हैं, मौत का फरमान। हम नहीं जानते लोगों को। अब मैं गांव में कुछ दिन, मेरे भाई एक्सपायर हो गया, 15-16 दिन हुए हैं, और इसी कारण से रात को ठीक ठाक सो रहे लोग सुबह उठ नहीं रहे हैं। आपने भी सुना होगा आसपास ऐसा ही हो रहा है। पहले तो नहीं होता था भाई, पहले तो नहीं होता था। इस पिछले 1 महीने के अंदर 11 आदमी में व्यक्तिगत तौर पे जिनको जानता था, जिनसे मिलना जुलना था, और मेरे परिवार के आदमी, वो स्लिपिंग डेथ को प्राप्त हुए। शाम को बिल्कुल ठीक थे, सुबह नहीं उठे, क्या हो रहा है उनको? और एक भी उनमें से ऐसा नहीं मिला जिसको जहर ना दिया गया, सब जहर ना। मरना तो सबको है, हम भी शायद कल मर जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप बिना ज्ञान लेके लड़ाई में लड़ रहे हैं ना, मान लीजिए कि देवेंद्र को तो सब पता है, वकील साहब को तो सब पता है, सुशील जी को तो सब पता है, आप इनके पीछे हैं, लेकिन आपको सब नहीं पता है। कभी अकेले फंस गए मीडिया के सामने, कभी किसी भीड़ को एड्रेस करना पड़ गया, तो क्या करोगे? फिर वही करोगे जो करते हो। मेरे पास फोन आते हैं, देवेंद्र जी फोन नहीं उठा रहे, हमारे यहाँ भेज दो ना। इतने बेशर्म लोग हैं। हम जब कटौती वाला टोल बंद करा रहे हैं तो यूपी से फोन आ रहा है, यूपी से मैसेज आ रहा है, भाई साहब यहाँ भी आ जाओ ना। क्यों? ठेका लिया हमने टोल बंद कराने का। मतलब उनको क्या है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। कारण क्या है? ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको जिस संघर्ष में आप कूद रहे हैं, पूंछ में आग लगाने से पहले ये ठीक से समझ लीजिए, उससे संबंधित संविधान में क्या प्रावधान है, कानून जो बना है, जो अधिनियम बना है, उसके अंदर क्या है, उसको किसी सीखे हुए आदमी से पूरा जान लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। उसके रिपरकशंस क्या होंगे, कितने दिन में होंगे, क्या उसके लॉ से क्या उसके फायदे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आई एम सॉरी, यू कैन नॉट लीड अ ग्रुप। आप भीड़ का हिस्सा रहेंगे, भीड़ का हिस्सा कभी तक बने रहिए। क्योंकि मुझे ये बताया गया कि ये लोग वो हैं जो हर एक आदमी, देवेंद्र बलारा, हर एक आदमी वकील साहब, हर एक आदमी सुशील, और आप में से बहुत सारे लोग जिनके नाम, वो हर एक आदमी इस मुहिम का नेता होगा। ये कार्यकर्ता या सदस्य नहीं है, ये नेतृत्व इनमें से निकलेगा। इनको अगर कल ये कहा जाएगा कि चलो आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, तो यही आदमी खड़े होकर इलेक्शन में भी लड़ सके और लोगों को प्रभावित कर सके अपने विचारों से। ये पुलिस के साथ भी लड़ सके। इनको ये न डर लगे कि वो पकड़ लिया तो ईद के। हमें वो आदमी चाहिए, वो आदमी इस संघर्ष को, इस देश को, इस स्थिति को चाहिए। अगर वो नहीं है तो नहीं होगा। और इसीलिए ये तानाशाही यहां तक पहुंच गई है कि ऐसे आदमी नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। कौन सी पार्टी ने इस जहर का विरोध किया, खुल के बताइए? किसी ने नहीं। किसानों पे इल्जाम तो लगा कि इनको तो लेफ्ट वाले बेकार हैं, इनको तो कांग्रेस वाले बेकार हैं। कौन सा कांग्रेस का नेता, जो यहाँ के 2 ही नेता थे, एमपी और वो हरियाणा के, किसी ने किसी धरने में उनको खड़े देखा क्या जाके? क्या पैसे दे के चुपचाप रात को राशन कुछ आगे हो जाते हैं? लड़ाई कौन लड़ेगा? ये सभी पार्टियां एक जैसी भाई। कोई ये सोच रहा हो कि बीजेपी का नाश करके कांग्रेस ले आएंगे, या केजरीवाल आ जाएगा, या ममता आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई चेहरा आ जाए, सब पूंजीपतियों की कठपुतलियां हैं। ये इनसे काम नहीं चलेगा।
मैं एक चीज बीच में जो इस टॉपिक से जुड़ी नहीं वो कहना चाहता हूं कि इस देश की सारी समस्याओं का आपको लगता है कि एक सॉल्यूशन अगर पूछे तो क्या है? कोई एक सॉल्यूशन कोई भी खड़ा होकर बताना चाहे। जन चेतना को जगाना, खड़ा होकर बताए सबको सुना। जन चेतना को जागरूक करना। हर व्यक्ति को अपने वैचारिक रूप से जागरूकता तक पहुंचना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ ये तो ठीक है, इससे क्या करेंगे? जागरूक किस चीज के लिए करें? क्या लाएं? जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं उस व्यवस्था में ऐसा क्या परिवर्तित करें? क्या पार्टी और चेहरे बदलते रहे इससे हो जाएगा? हम पार्टी बना लें इससे हो जाएगा? कि क्या होगा? इसके लिए हमें पैनल में व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ आइडिया आए तो सभी हैं, वो रास्ते हैं एक लक्ष्य पे पहुंचने के। मेरा मानना ये है, कुछ दिनों से मैं उस पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं कि ये जो सिस्टम पूरा बिगड़ गया है इसका एकमात्र कारण है चुनाव का खर्चीला होना। चुनाव को इतना कॉस्टली अफेयर बना दिया गया है कि आम आदमी या छोटे समूह सोच नहीं सकते भाई साहब सरपंची में आप 1 करोड़ से नीचे नहीं लग सकते। अगर हम एक लड़ाई ऐसी लड़े कि चुनाव को पूरी तरह से खर्चों से मुक्त किया जाए और जो उसके अंदर जरूरी खर्चे हैं वो सरकारी पोस्ट से खर्च हो, सब कैंडिडेट्स के लिए बराबर रूप से खर्च हो, सबको कैनवेसिंग के लिए बराबर सरकारी टाइम, आपके दूरदर्शन पे स्लॉट मिले, आपको सभा करनी है तो सभी एक मंच में आए, सभी लोगों को कानून के द्वारा आदेश के द्वारा बुलाया जाए, उस इलाके के वो आए, उनके विचार एक एक करके सुने और चले जाए। उसके बाद उन पर नजर रखी जाए कि वो किसी के घर नहीं होंगे, वो कोई पोस्टर पर्चा नहीं लगाएंगे। चुनाव का पूरा खर्च सरकार ले ले तो क्या फायदा होगा? जब मुझे लगेगा कि इस भाई में 4 दाने दिख रहे हैं जो समाज के लिए कुछ कर सकता है, इसका पर्चा बढ़ा देंगे, इसका दिखेगा इसका बढ़ा देंगे। जब बहुत सारे लोग जो समाज चुन के टेस्ट करके 10-15 साल देखे हुए लोग कि ये ठीक ईमानदार, हालांकि आदमी कभी भी बदल जाता है, लेकिन वो लोग जब ज्यादा संख्या में होने लगेंगे, जब उस बड़ी पंचायत में जिसको संसद कहते हैं उसमें 545 में से 300-250 लोग वो गए होंगे जो जमीन से जुड़े हुए ईमानदार लोग जिनके पास पैसे है, जो लोग पूंजीपति की कठपुतली नहीं है या अगले 10-15 साल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पावर खराब तो करती है लेकिन टाइम लगता है ना नए आदमी को, वो आदमी वहां पहुंच पाएंगे। जब वो वहां पहुंच पाएंगे तो आप जिन मुद्दों को एक एक करके उठा रहे हैं, रिश्वतखोरी बंद करो जी, आप जो है बलात्कार का कोई इंतजाम करो जी, आप सरकारी स्कूल को चलवाओ जी, आप स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करो जी, जब वहां ठीक आदमी बैठेंगे तो ठीक व्यवस्था वहां से होगी। अगर हम इस लड़ाई को समझते हैं तो इस लड़ाई को अंतिम चरण में जब हम लेके जाएंगे तो मेरा निजी मानना है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूं, कि जब हर आदमी, गरीब आदमी, सामान्य आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, उसको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं व्यवस्था ठीक तो कर दूं लेकिन मैं वहां तक जाऊं कैसे, मैं MP MLA बनूं कैसे, मैं गांव तो ठीक कर दूं लेकिन मैं सरपंच बनूं कैसे, क्योंकि जो बनेगा ग्रांट, पैसा, पावर उसके पास है, हमारे पास नहीं है। अब वही चेहरे बदल के बनते हैं क्योंकि उन्होंने अकूत संपत्ति पैदा कर ली। एक तो ये, दूसरा पूंजीपति की कठपुतली क्यों बनेगा कोई नेता? क्योंकि उसको वर्चुअल रैलियां करानी है जो करोड़ों में होती हैं, क्योंकि उसको किसी को पप्पू साबित करना है 8 अरब रुपए खर्च करके, क्योंकि किसी को इलेक्शन मैनेजमेंट की बड़ी कंपनियां अमेरिका से बुलानी है जो ओबामा का इलेक्शन मैनेज करती थी। इन चीजों के लिए पूंजीपति पे डिपेंडेंट हो जाती है सरकार, और ये डिपेंडेंसी पे करने, ये जो डिपेंडेंसी ले ली इसका उल्टा देना पड़ता है, पूंजीपति एक एक पाई वापस निकालता है निचोड़ के। इसलिए शपथ बाद में लेते हैं, उनके ड्राफ्ट कानूनों को जब उनके काम आएंगे वो पहले साइन होते हैं, जैसे कि साइलोज, मेरे ख्याल में 1 महीना नहीं हुआ था, सरकार का हनीमून होता है 1 साल, उसमें नई चीजें नहीं करती, 22वें दिन इन्होंने इसके एग्रो की जो कंपनी है वो रजिस्टर करवा दी। क्यों? क्योंकि पहले से करार था, इलेक्शन हम जितवाएंगे, क्योंकि मीडिया हम खरीद लेंगे, धीरे धीरे सारा मीडिया खरीदेंगे, सारे विपक्ष के नेताओं को खरीदेंगे, सारे गुंडे खरीदेंगे और सारे एक्सपर्ट को हम खरीदेंगे, तो जाएंगे कहां? लोगों के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ेंगे।
ये अगर खर्चा ना हो तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है कि हमें पूंजीपति को की गलत चीजें, गलत कानून उनके लिए लाने पड़े। वो लोग वहां पहुंचेंगे तो एक तो वो अच्छी सोच के होंगे, दूसरा उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी, पूंजीपति का कर्जा नहीं होगा जिससे उनको पे नहीं करना पड़ेगा। आप जब 5 करोड़ देके एससीएस बनते हैं तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? वो पहले दिन उसका, क्योंकि 5 करोड़ का ब्याज बहुत ज्यादा है, पहले दिन रिश्वत लेना उसकी मजबूरी नहीं बना दी क्या? नहीं बना दी। बिल्कुल। ये मजबूरी क्यों है? क्योंकि लायबिलिटी है पैसे की, वो पैसा लेके हमने कोई पद पा लिया, अब वो पैसा उतारना। तो ये जो है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी है। अब हम अभी तक क्या करा पाए? एक पार्टी तो रूलिंग है, बाकी हजारों पार्टियां, हजारों छोटे समूह, हजारों एनजीओ और करोड़ों लोग मिलके एक 10-11 आदमियों को काबू नहीं कर पा रहे। शर्म की बात नहीं है? 10-11 से ज्यादा नहीं है जो लोग काबू करने हैं, उनको काबू नहीं कर पा रहे हम। क्यों इतने कमजोर क्यों हो गए? क्योंकि हर आदमी में कमजोरी है। एक आदमी ने एक सवाल पूछा कि क्या 10 कुत्ते मिलकर शेर का शिकार कर लेंगे? मैंने कहा ना। बोले क्यों? इतना ताकत होता है शेर को करना, तो क्यों नहीं कर लेंगे? मगर 10 कुत्तों में अगर एक कुत्ते में 1 किलो डर है तो 10 कुत्तों के ग्रुप में 10 किलो डर है भाई। वो भय नहीं करने देता उनको काबू। शेर के अंदर भी 1 किलो डर है, उसके डर की एक ही इकाई है क्योंकि वो अभी भी अकेला है, वो पहले भी अकेला था। इनको 10 कर दो, 100 कर दो, ये फिर भी शेर के ऊपर हमला नहीं करेंगे, सारे भागेंगे। हम लोग भीरू, हमें डर है प्राण खोने का, प्रतिष्ठा खोने का, नौकरियां खोने का, घर खोने का, गाड़ी छीन जाने का, गाड़ी टूट जाने का, हाथ टूट जाने का। ये भय निकालोगे भाई तो क्रांतिकारी बनोगे। बिल्कुल निर्भय होकर चलो। ये क्या कर रहा है सरकार? क्या लूट लेगी मेरा? एक जान है मेरी, वो मैं हाथ में लेके चल रहा हूं, आओ ले लो। तो फिर आपको सीएम से बात करने में, डीएम से बात करने में, प्रधानमंत्री को कहने में किससे क्या डर रहेगा आपको? हमें कोई डर ही नहीं है, मरने से ऊपर कोई डर नहीं है, प्रॉपर्टी रखी नहीं है, नंग है, फकीर है, बताओ क्या लूट लोगे? मेरे एक साथी ने एक बार ये कहा कि भाई देख, लोगा में तेरा चेहरा थोड़ा पॉपुलर होगा, उसका तरीका तू इलेक्शन की सोच ले। कहा बोले जो है ना, कोई गलत काम मत करिए। अरे मैंने पहले ना कर रखा। बोला सरकार खोद के कितने लागी, मैंने कभी पूरी जिंदगी में रिश्वत नहीं ली, मैंने कोई लुगाई चोरी नहीं चढ़ी, मैंने के चीज देगा बंद करेगी, क्या बदनाम करेगी? मैंने के खोने के लिए हाँ मैं घूट मार लिया करूंगा, कुल्ले मारू रोड पर बैठ के, इसकी मैं बदनामी नहीं मानता भाई। मैं तो हूं खुली किताब हूं, मैं ऐसा हूं भाई। तो आप जो है अंदर से साफ हो जाए पूरी तरह। बी ट्रांसपेरेंट टू द सोसाइटी, लेट देम सी अक्रॉस यू दैट देयर इज नथिंग हिडन इन दिस मैन, देन दे विल फॉलो यू। अगर आपने कुछ छुपा रखा है उनसे, फिर वो आपके पीछे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि छुपाया हुआ ज्यादा दिन छुपाया हुआ रहता नहीं है, वो कभी न कभी ऊपर आ जाएगा सरफेस पे और फिर आप हार जाएंगे, उतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। बुला रखिए जी। हाँ, ये नेता इसलिए तो नहीं बोलते, इनकी सबकी फाइल बनी हुई है, जो भी यू करता है ना उसको फाइल निकाल के दिखा देते हैं, बेटा क्योंकि सब ने कुछ गलत करा। तो इस समूह में, इस मुहिम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आगे जाके मुझे नहीं पता है कौन आदमी इसमें से क्या बनेगा, क्योंकि जो आदमी का नेचर, असल में एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है कि ह्यूमन डजंट हैव अ नेचर। कोई लिख रहा हो तो लिखने के लायक बात। इंसानों का नेचर नहीं होता, इंसानों का केवल इतिहास होता है। ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव नेचर बट हिस्ट्री ओनली। अब तक ये किया है, यही बता सकते हैं, इससे आगे क्या करेगा कोई नहीं बता सकता। तो किसी से ये कसम मत लिया कीजिए तू इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा, उनके साथ तो नहीं हो जाएगा। भाई वक्त बताएगा, क्या पता मैं बिक जाऊं, क्या पता मैं डर जाऊं। आप क्यों गारंटी लेना चाहते हैं? आप अपनी गारंटी ले लीजिए। समझ रहे हैं? अगर आप ये वायदे नहीं उठाते, अगर आप किसी को 10 बार ये कह के नहीं समझाते कि ना मैं कदे नहीं बिकूंगा, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं इलेक्शन नहीं, क्या जरूरत है भाई? मैं इंसान हूं, मुझे नहीं पता वक्त और परिस्थिति मुझे क्या करवा लेगी।
आज हूं ना, और इससे पीछे ये किया है, ये देख ले, इसके कारण मेरी बात सुननी है, सुन ले मत सुन। कितना स्पष्ट हो जाए लोगों के साथ कि अब तक का ये पास्ट है, आगे मुझे नहीं पता है कि मैं डाकू रहूंगा या ऋषि बन जाऊंगा, मुझे क्या पता है, मेरे हाथ में नहीं है, मेरा दिमाग जो है मेरे हाथ में नहीं है, परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है। क्या पता मेरी माँ को कैंसर हो जाए, मुझे किसी को छुरा मार के उसका बैग छीन के लाना पड़ जाए, भाई परिस्थिति क्या पता क्या करा देगी। तो आगे की कोई गारंटी मत लीजिए, ये नेता लोग लेते हैं, मैं तारा बेटा मैंने मुख कर दिया, पकड़ दिया, अगर मैं यूं करता पा जाऊं, मैं कहता हूं वो झूठा आदमी, वो वाले तो मंदिर में शपथ खा रहे थे, वो झूठा आदमी कसम उठाता है। जो आदमी ये कह दे, कोई मेरे से कसम मांगे तो कहता हूं क्यों नहीं खाऊं, बोले तू झूठा, तू तेरा जो जी करे सोच, कसम खाओगे तो झूठे हो जाओ। इसलिए जनता से कुछ बहुत बड़े वायदे मत कीजिए, समाज से, सोसाइटी जिसमें आप जाते हैं, जिनको आप कुछ समझाने जाते हैं, किसी चीज के लिए मोटिवेट करने जाते हैं, उनसे वायदा मत कीजिए। उनसे कहिए कि जो आज मैं कह रहा हूं, जो मुहिम चला रहा हूं, उसका हिस्सा हूं, आज ये हूं, आज ये कह रहा हूं, कल पता नहीं मैं कैसा हूं, कल जब मैं वैसा हो जाऊं, मेरी मत मानना, आज मान लो, क्योंकि आज तो ठीक कह रहा हूं ना। अब हम दूसरे हिस्से पे आते हैं। एक हिस्सा हमने ये देखा कि आप एक्शन से जस्ट पहले क्या तैयारी करते, जिसमें मैंने कहा कि आपकी फिजिकल तैयारी, मौसम के अनुसार कपड़े, आपकी बेसिक चीजें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये उसके लिए जो नेता जिसको वहां जाके खुद लगता है कि मैं मैनेज करूंगा वहां जाके, और शायद कोई ना मिल जाए तो बढ़िया है, वो कर लेगा। दूसरी चीज मैंने कहा कि माइंड के अंदर आपके ये चीजें होनी चाहिए कि वहां जब जा रहे हैं तो एक्शन कैसे लेंगे, आगे किन लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहां व्यवस्थाएं क्या होंगी, ये कुछ चीजें आपको वहां पहुंचने तक एक्शन से पहले अच्छी तरह सोच लेनी चाहिए, ताकि आप हड़बड़ाहट में गलत कदम ना। तीसरा चरण आता है जब आप एक्शन के बीच में पहुंच जाते हैं, आप पहुंच गए थाने पे, अब क्या करना है, तो एक बार इलाके की रेकी कर लीजिए। बहुत जल्दबाजी में आप 1 मिनट और देवेंद्र अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इलाका देख के ऐसा चूज कर लेना चाहिए कि बादल का राह भी देख लेना चाहिए, खड़े। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बादल की भी सोच रहा, हाँ सोचनी पड़ती, अगले बुलडोजर लेकर चाल पड़ेंगे तो भाई जिंदे नहीं रहे तो इसने कुछ छुड़ा होगा, फिर भाज के पैरा जाओगे। एक आदमी खर्च के पड़ गया, कुछ सोचो हो बेइज्जती होगी, तो उठती आने बोलो हो कदे हम भी थे, उसको देखा किसी ने देखा ही नहीं थे, देख के बिगड़ गया। ऐसे हो जाइए। प्राणों की रक्षा अपनी भी दूसरों की भी प्राइम है। कई बार ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को देखता हूं जो लोगों को आगे झोंक के और निकल जाते हैं, उन हरामियों को पहचान। वो दुश्मन है आपके, पुलिस दुश्मन नहीं है, प्रशासन और सरकार दुश्मन नहीं है। जो आपका अहित होता हो तब पीछे हट जाए और आपको उसी चीज के लिए आगे भेजते हो, उनको पहचान लीजिए। एक दो बार कोई कार्यक्रम होगा उसको पहचान जाएंगे कि जब खतरा पड़ता है, खर्चा पड़ता है, प्राण देने पड़ते हैं, कोई और सामर्थ्य लगाना पड़ता है, तब ये आदमी निकल जाता है। उनको पहचानिए। जो सर्वस्व खुद पहल करता है लुटाने की, वो आदमी सही आदमी, समझ रहे हैं। वहां जाके इसकी रेकी करनी चाहिए कि अब कितने दिन बैठना पड़ सकता है, बैठना पड़ा तो कहां बैठना होगा, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं और कहां से होंगी। अब किसी भी धरने पे जाओ, वहां टेंट, चाय, वहां खाना, सब कुछ मिलता है। मैं पहले नहीं सोचता था, 20 साल पहले जब मैं यूनियन का लीडर नहीं था, मैं नहीं सोचता था, मुझे लगता है ये तो मोया करे, सरकार कर देती होगी, मोया करे मतलब। अब भी ये कभी नहीं सोचती कि ये व्यवस्थाएं कैसे हैं। आप यहां आए, यहां भी कुछ व्यवस्थाएं आपके आने से पहले की गई। इसको वैसे इसका एक कंसेप्ट है डिजाइन थिंकिंग, आप कभी जाके पढ़िएगा। डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन वही डिजाइन है जो आपके कपड़ों का डिजाइन, DESIGN। डिजाइन थिंकिंग को थोड़ा गहराई से पढ़िएगा। किसी भी इवेंट को कैसे मैनेज किया जाए, किसी मुहिम को कैसे चलाया जाए, उसमें काफी विस्तार से बता रखा है। काफी पुराना मॉडल है और वो बहुत फायदेमंद मॉडल है, यहां नहीं बता रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वहां पहुंच गए एक्शन पे, तो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो एक्शन करना है जिसके लिए आए हैं, यानी देवेंद्र को छुड़ाना है तो देवेंद्र को छुड़ाना ही है। ये भी ना होने दे कि उड़े जाकर देवेंद्र ना छुड़ाओ, बाकी सारा डांस कर दे।
कुछ लोग करते हैं, अखबार आकर खड़े रह गए, ज्ञापन में अपना नाम लिख के, आपने प्रेस नोट ही नहीं दिया, वो रोज देने लग रहे हैं। कुछ तो कोई पूछ ले, यो मानस भीतर पड़ा, इसी ने चुनाव खातर किए करा, हम लगे रहे हैं, वैसे सारे लग रहे। ऐसे आदमी को पहचान नहीं, ऐसे आदमी होते हैं। अंत में एक फेज बचती है, अंत में वो फेज बचती है कि लोगों को जो इस तरह के, जो मैंने बीच बीच में बताए, जो काम बिगाड़ने वाले, जो केवल नाम के चमकाने के लिए आने वाले, जो झूठे लोग, जो वहीं की कंबल दरी चुरा के ले जाएंगे, चप्पल जूते चुरा के ले जाएंगे, जो वहीं टेंट में सोएंगे तो उनको शराब जरूर पीनी होगी, यानी वो तमाम ऐसी चीजें करेंगी जिससे हमारा एक्शन जो है उसमें लाभ तो होना ही नहीं है, उसकी बदनामी हो सकती। किसान आंदोलन पे जब ये लालचन लगने लगे कि शाम को जाके देखे वहां सब लोग शराब पीते, तो मैंने एक बड़ा नोट लिखा था, उसका टाइटल रखा था इंसानों का आंदोलन। मैंने उनसे ये पूछा, पत्रकार को कहा मैंने कि ठीक है दारू पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, मेरे टेंट में आ, मैं रोज पीता हूँ, मैं सुबह भी पीता हूँ, शाम को पीता हूँ, बता क्या करें? अरे मैं किसी घर से आया हूं, मैं उस घर में रहूंगा तब मेरी आदतें नहीं होंगी, मैं उनको याद नहीं रहा हूं। हम इंसान हैं, हम क्रांति में कूदते ही ईश्वर थोड़ा बन जाते हैं कि मेरी झूठ कपट, मेरी सारी आदत, मेरी बीड़ी भी छोड़ दूं मैं। क्यों छोड़ दूं मैं पास के लिए ले रहा हूं, उसमें बीड़ी की तरह है भाई। वो रात को वहां मैंने एक आदमी को तो निकम्मे को पकड़ के ले गया, वहां 3 दिन यहाँ पड़ा रहे, रोड पे गाठे हो गई थी लोगों के, रोड पे पड़े थे, वहां को 6 इंची गद्दे नहीं थे, वहां नाले की बदबू, वहीं पे रोटी खा रहे हैं। जो लोग वहां नहीं गए उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसी चीज खोदी जो कभी किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैंने एक बड़ी राइटर को इनवाइट किया था, मैंने कहा भविष्य का इतिहास बन रहा है, अभी देख लो, ये किताबों में पढ़ोगे तब समझ में नहीं आएगा। 3-4 लोगों ने पीएचडी की है, उस चीज कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। वो देखने लायक, सीखने लायक चीज थी पूरी जिंदगी में। मैंने अपनी जिंदगी में अब से पहले ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं देखा। आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमने इन्हीं इंसानों से काम चलाना होता है। मैं जो रोहतक में जो किसान धरना लगा हुआ था, वहां भी थे मेरे पास, जो आदमी रात को टेंट में सोएंगे, भाई ये तकलीफ है, भूत मार के सोना, क्यों उसको अफवाह बनाया जा रहा है? क्यों मीडिया के सामने बच रहे हो कि ना पीते नुको हम पीवे हैं, क्यों कर पड़े रहे माचना में? ये क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? आंदोलन में क्या बदनामी हो रही है इससे? जो खाम की लांछन है ना, उनको फेस करें और हाँ लगे कि हाँ ये है। क्यों? क्योंकि इंसान है हम बेसिकली। एक इंसान में जो भी दुर्व्यसन या कोई आदतें हो सकती हैं, वो अपने घर से बना के लाया है, वो यहाँ आके बैठ गया टेंट में तो वो अपने आदत को निभा रहा है। अब ये क्यों कह रहे हैं आंदोलनकारी दारू पीते हैं? भाई इंसान दारू पी रहे हैं, ये अपने घर में पिया करते, यहाँ भी पी रहे हैं। तो इस चीज को मन में बिठा लें कि हम कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसे आदमियों को निकाल फेंकने के लिए दूसरे लोगों को सिखाते रहते हैं, यार यो आदमी इसको तो निकलवाओ यार, ये ठीक नहीं मोर्चे के लिए। सब आदमियों को साथ लेके चलें। ईश्वर ने अलग अलग मानसिकता, अलग अलग क्षमता के आदमी पैदा किए हैं। एक बच्चा करनाल वाले उस पे जब अपन वक्तव्य देके आए, वो मंदबुद्धि था, उसके पैर यूं थे, उसके हाथ छोटे थे, उन्हें दोनों यहाँ किसान झंडे और पीछे पूरा वो किसान का पैर रखा था। मैं उसको मंच पे बताया मैंने कि इसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना राकेश टिकैत का है। हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है। ये भाषण नहीं दे जानता तो ये नेता नहीं बन रहा, लेकिन इसकी देखो ना, हम तो एक कार पे झंडी लगा के चौड़ा हो रहे, ये पूरे में पहन के पूरे आंदोलन में ऐसे रहेगा, इसको भूख प्यास कुछ नहीं पता। कहने का तात्पर्य है इंसानों की दुनिया, इंसानों के लिए संघर्ष, तो फिर इन्हीं इंसानों से काम चलाना है। हम इंपोर्ट नहीं कर सकते बढ़िया इंसान कि चलो एक मोर्चा बनाएंगे, पुर्तगाल से आदमी लाके अच्छे आदमी ले लेते हैं, नहीं तो मोर्चे को ये लोग तो खराब कर देंगे क्योंकि बीड़ी पीते हैं। ये तो पूरी जिंदगी के अंदर अपना फलसफा बना लीजिए कि इंसान जैसे भी है वो इंसान है, और आप उत्कृष्ट स्टेज की क्या गारंटी है? आपको थोड़ा लोगों को बहकाना आ गया, आपको अच्छे कपड़े मिल गए, आपके पास गाड़ी है, आपकी एजुकेशन समाज ने अच्छी करा दी, तो ये लोग जो है धिक्कार के लायक हो गए। हम इंसानों को इंसान नहीं समझते, हम इंसानों का दर्द नहीं समझते। जिसके अंदर इंसानों के लिए दर्द नहीं है वो संघर्ष नहीं कर सकता है।
कुरुक्षेत्र की एक घटना बताता हूं। 20 जनवरी कड़ाके की ठंड, मैं जो है कार्यशाला समापन 10 दिन की, वहां पर मैंने 1.5 साल कार्यशाला चलाई थी टीचर्स की। कार्यशाला समापन के बाद रात की हमारी मंडली बैठक होने के बाद 11 बजे ब्रह्म सरोवर पे टहलने निकला। एक बाबा जी को मैंने बिना वस्त्रों के उस ठंड में सड़क के ऊपर लेटे हुए देखा, सो रहा था। उसने शराब पी रखी थी, उसका पेशाब निकला हुआ था और पेशाब के अंदर ही लेटा हुआ था, पीला था। मुझे मतलब मैं सुन हो गया 1 मिनट के लिए कि इतनी जबरदस्त सर्दी है कि हम रजाई में भी हैं, हम रूम हीटर भी लगा रहे तो भी हमारी हड्डियां जो है वो कड़कड़ करती हैं। यह आदमी कैसे जिंदा है? मुझे वो फीलिंग नहीं आई। मैं 11 बजे से 1:30 बजे तक वही पूरे कपड़े निकाल के उसी सड़क पे गीला होकर उस आदमी के साथ लेटा। तब मैंने उसके हड्डियों की उमेथन, अकड़न, दर्द उसको फील किया। उसके बाद मुझे पता था कि मैंने अगले दिन किस तरह क्या करना है, वो मैंने कर लिया। जितने लोग सड़क पे, हम फील नहीं करते, हम घृणा करके निकल जाते हैं, हम अफसोस करके निकल जाते हैं। क्या क्रांति लाओगे जिसके लिए इंसानों के अंदर जो हो रहा है, जो कष्ट भुगत रहे, दर्द ही नहीं है। आपने कभी कार में चलते हुए देखा है कि जून के महीने में जो रोड पे कोलतार डालता है, जब आपकी गाड़ी वहां से निकलती है तो भभकी आती है गर्म। वो बीच में खड़ा आदमी है, पेट भरने के लिए उस आग के बीच में खड़ा है। कभी उसको महसूस करके देखा क्या? अफसोस करने से नहीं होगा। जब हम देश को बदलने की बात करते हैं तो इंसानों की संवेदनाएं पूरी तरह से हमारे अंदर, हमारी नसों में, हमारी रगों में, हमारे जहन में नहीं समा जाए तो हम क्रांति नहीं कर सकते, हम ईमानदार नहीं रह सकते। हमें वो आदमी हर वक्त याद आना चाहिए जो उस सर्दी के अंदर वहां पे पड़ा था। उसका दर्द याद आना चाहिए, वो दर्द आपको देखना चाहिए, वो गर्मी आपको झेल के देखनी चाहिए। वो लोग कैसे रहते हैं? कोरोना में जब आपका लॉकडाउन लग गया, एक कोठड़ी में 8 आदमी जिसमें पंखा नहीं है, उसके बीच में 1 मिनट बैठ जाओ तो सांस दम घुट जाए, बाहर पुलिस घूम गए डंडे मार। किसने देखा उनका दर्द? हम ये कहते हैं 52 साल क्यों दिए, ये यहां क्यों नहीं रहते? कैसे रही यहां उनके पास आपकी तरह से घूमने के लिए छत और आंगन नहीं है भाई। वो उस कोठड़ी के दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं 8 बजे आपकी कोठड़ी में, उसी में ऊपर नीचे चारपाई डाल के बच्चों के साथ रहते हैं, सारी क्रियाएं वही करते हैं, भोजन वही बनाते हैं। बाहर पुलिस का पहरा है, उस कोठड़ी में कितने दिन रोक दोगे उन आदमियों को? पागल हो रहे आदमी, पागल। किसी ने सोचा? इसलिए निकल के भाग रहे थे, इसलिए मर भी गए, लेकिन वहां रहना मंजूर नहीं था। छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे मरे भूख से। आपने कभी सोचा कुत्ते क्यों मरे? लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया, कूड़ा करकट बाहर जाना बंद हो गया, रोटी फेंकनी बंद हो गई, उनको कुछ मिल नहीं रहा, दुकानें बंद हैं और ढाबे बंद हैं, कुछ नहीं निकल रहा। मेरे ऊपर एक मेडिसिन की दुकान वाला हंसा, मैं उसको कुछ अमाउंट देके कहा कि मैं रोज तो नहीं आता हूं क्योंकि मेडिसिन की दुकान खुद देती। मैंने कहा यहाँ पे दूध या जितने आते हैं उनको इतना अमाउंट रोज देना और उनको ये कहना कि रास्ते में जितने पिलूरे मिले उन दूध का। हमारे अंदर प्राणी मात्र के लिए, प्रकृति के लिए कोई प्रेम ही नहीं है, कोई कंसर्न ही नहीं है। हम बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन कर लेंगे। ये पहला स्टेप है कि आप अपने अंदर दर्द जगाएं, हर डाउन ट्रोडन का, हर वंचित आदमी का दर्द जगाएं। ये ना कहें कि ये लोग अपने कर्मों की वजह से गरीब है इसलिए भुगत रहे हैं। ये व्यवस्था का नतीजा है कि वो लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने जो चीज उनको मुफ्त में देनी थी, जो उन तक पहुंचानी थी, वो उन तक पहुंचने नहीं दी। वो आदमी जो अनपढ़ रहेगा उसको शिक्षा मिल सकती थी, वो भी आपकी तरह अफसर बन सकता, उसको बनने नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने बाकी के ज्यादातर लोगों का हिस्सा दबा दिया, उसको छुड़ाना। लेकिन हमारा कोई एक दुश्मन नहीं है, जहन से निकाल। मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़ा है यार, क्या बिगाड़ दिया? मेरा पर्सनली तो कुछ नहीं बिगाड़ा। जब लक्ष्य इंसानियत को ठीक करने का, व्यवस्था को ठीक करने का होगा तो हम अपने आप रास्ते निकाल लेंगे, वो ज्ञान भी हासिल कर लेंगे। एक अनपढ़ मां को कौन सिखाता है कि बच्चे को कैसे पालना है? उसका प्यार है, उसके लिए कंसर्न है, वो उसको जिंदा और स्वस्थ देखना चाहती है, इसलिए सब सीख जाती है, ऑटोमेटिकली सीख जाती है। अरे गाय भैंस सीख जाती है तो, और अब तो रैशनल आदमी, गाय भैंस सीख जाती है। कीड़ी भी अंडे दे, हवा भी उन्हें किसी सेफ जगह पे दे है। क्यों? एक ही चीज है कि हम जिन चीजों की
रक्षा की, जिन व्यक्तियों की, जिस प्रकृति की, प्राणी की रक्षा की बात सोचे, उनके लिए प्रेम और उनका दर्द हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो समानुभूति है, वो है, तो फिर सारे मार्ग, सारे तरीके आप अपने आप निकाल लेंगे। मुझे पता नहीं समय कितना हो गया है, लेकिन मेरी बातचीत मैं यही समाप्त करता हूं। कुछ चीज आपके पास विशेष पूछने के लिए हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं इनके कहने से बना के बोला था, जो पढ़ाते हैं चलाते हैं, इसमें प्रोजेक्टर तो है नहीं, कुछ नहीं है उसमें, कुछ है नहीं, इसलिए लिया कि आते ही मेरे से पूछा न जाए कहाँ है लैपटॉप, बना ही नहीं। जब दिल से दिल की बात करनी है, जो अनुभव है वो बांटने, उसमें लिखने क्या। अब क्या लीडरशिप की 2-4 पीपीटी ले आता हूं उठा के नेट से, क्या करना है उसका? टीम बिल्डिंग की पीपीटी ले आता, क्या करना है उसका? तो मुझे जो ज्ञान था, मैं एक डिस्क्लेमर कर दूं, सब कुछ जो बताया वो ठीक हो, ये जरूरी नहीं। मैं अपनी किताबों में भी ये डिस्क्लेमर डालने लगा। मैं केवल वो कह रहा हूं, वो लिख रहा हूं, वो बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, जो मुझे लगता है कि ये सही है। वो आज सही है, कल सही ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि उस आदमी ने कहा था, उसने कह दिया तो पत्थर के लिए नहीं। अपना अनुभव बनाइए, अपना ज्ञान सृजित कीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, और चलिए, आपने मुझे समय दिया, सुना, उसके लिए बहुत